अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप सब लोग खैरियत से हैं? मौलाना फजलुर रहमान साहब नून लीग से खासे नाराज हैं। वो मियां नवाज साहब से फ़ोन पे बात नहीं करना चाहते। आसफ अली जरदारी साहब के साथ भी उनकी नाराज़गी हो चुकी है। मौलाना नाराज़ क्यों हैं, ये हम आपको आज की व्लॉग में बताएंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब के मुतालबात क्या हैं, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और गवर्नमेंट से चाहते क्या हैं, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और इस्लामाबाद में ये खबर भी गर्दिश कर रही है कि इमरान खान साहब के पुराने प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान अब इनके खिलाफ वादा माफ गवाह बनने के लिए तैयार हैं। और जो नैब के अंदर तरामीम की गई है और उसमें वादा माफ गवाह के लिए एक प्रोविजन रखी गई है, ये आजम खान के लिए, क्या ये वाकई बात दुरुस्त है, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। 27 जून को दुबई में मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की मुलाकात हुई। फिर मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो साहब की मुलाकात हुई और इन मुलाकातों के बाद खासी कंट्रोवर्सी डेवलप हुई और पाकिस्तान के अंदर ये अफवाहें गर्दिश करने लगी कि दोनों लीडर्स ने मिल के पाकिस्तान की मुस्तकबिल की सियासत का एक लाहे अमल या एक एजेंडा तय कर लिया। ये खबर भी पाकिस्तान के अंदर फैलती रही कि 15 साल का एक एजेंडा तय किया गया है कि इलेक्शंस कैसे होंगे, चेयरमैन पीटीआई के साथ कैसे निपटा जाएगा, पंजाब के अंदर इक़्तिदार किसका होगा, वफाक किसके पास होगा, सदारत किसके पास होगी, सिंध के अंदर हुकूमत किसकी होगी, बलूचिस्तान के अंदर मखलूत हुकूमत कैसे बनाई जाएगी, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 3-4 पार्टीज मिल के कैसे गवर्नमेंट बनाएंगे। ये खबर भी गर्दिश करती रही कि पंजाब में मरियम नवाज साहिबा चीफ मिनिस्टर होंगी और मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आके 4 महीनों के लिए वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे ताकि जो उनको डिसग्रेस किया गया था वो उसका बदला ले सकें, वो बाकायदा प्राइम मिनिस्टर बने और उसके बाद फिर वो ये कुर्सी अपने भाई के हवाले करके दोबारा पाकिस्तान से बाहर चले जाएं। ये बात भी पाकिस्तान के अंदर गर्दिश करती रही। ये भी ख्याल किया जाता रहा कि नजम सेठी साहब या फवाद हुसैन फवाद साहब, इन दोनों में से किसी एक को प्राइम मिनिस्टर बनाया जा रहा है, केयर टेकर। और ये भी फैसला होता रहा कि केयर टेकर गवर्नमेंट के अंदर किसको कितनी वजारतें दी जाएंगे। फिर ये फैसला भी हुआ कि जो इलेक्शन है वो पुरानी मरदमशुमारी के तहत होगा, नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन नहीं होगा, वगैरह वगैरह। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो मीडिया के अंदर आती रही और उसके ऊपर बहुत सारी स्पेकुलेशन भी होती रही। लेकिन इस दौरान एक जो मेन जो एलिमेंट थे इस सारे मामले में वो थे मौलाना फजलुर रहमान साहब। वो मुकम्मल तौर पर खामोश रहे। मौलाना फजलुर रहमान साहब 15 दिन मुकम्मल खामोश बैठे रहे और उन्होंने ना आसफ अली जरदारी साहब से रब्ता किया और ना मियां नवाज शरीफ साहब से उन्होंने प्रोटेस्ट किया। लेकिन फिर एतवार के दिन उन्होंने एक मीडिया टॉक की और उसमें उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड सहाफ़ियों से ये कहा कि मेरे साथ बड़ी ज़्यादती की गई है, मैं पीडीएम का सरबराह हूँ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पीडीएम का हिस्सा है, ये हुकूमत पीडीएम की है। गो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम में नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इक़्तिदार का जो मेजर चंक है वो हमारे पास है। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने आसफ अली जरदारी के साथ एडजस्टमेंट करते हुए या मुलाकात करते हुए मुझे एतमाद में नहीं लिया। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अपनी साबिक खिदमात को भी गुनवाया। उन्होंने कहा जो उस वक्त ISI के चीफ थे जनरल फैज़ साहब, वो चाहते थे कि मुझसे मिलें और मुझे पैगाम दिया गया कि आप हमारे पास तशरीफ़ लाएं, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया था। उसके बाद जनरल फैज़ खुद मेरे पास आए और उन्होंने मुझे कहा कि मैं चाहता हूं कि आप सेनेट का रुकन बने और उसके बाद चेयरमैन सेनेट बने और पाकिस्तान का सियासी जो पस मंज़र है उसको तब्दील कर दें, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया। जिसके बाद फिर PDM को ISI ने तोड़ दिया था, जनरल फैज़ साहब ने तोड़ दिया था। इस चीज़ का भी उन्होंने जिक्र किया। फिर उन्होंने बार बार जिक्र किया कि कब कब उन्हें किस किस किस्म की ऑफ़र्स हुई, लेकिन उन्होंने एक सियासी इत्तेहाद को कायम रखने के लिए उन ऑफ़र्स को ठुकरा दिया। लेकिन आज जब मामला दुरुस्त हो रहे हैं, आज जब गवर्नमेंट जा रही है, आज जब सियासत दोबारा पटरी पे है, तो मुझे इग्नोर किया जा रहा है और उसमें मियां नवाज शरीफ और आसफ अली जरदारी दोनों शामिल हैं। तो इनका ये प्रोटेस्ट जो था वो ज़ाहिर है मीडिया में रिफ्लेक्ट हुआ, फिर सोशल मीडिया पे आया, फिर अखबारात में आया, फिर ये टेलीविज़न स्क्रीनों पे आया। तो उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब ने फौरी तौर पे अपने भाई और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब से रब्ता किया। उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान को बुलवाएं और बुलवा के उनको राज़ी किया जाए। तो कल प्राइम मिनिस्टर ने मौलाना फजलुर रहमान साहब को दावत दी, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब अपने साहबजादे के साथ तशरीफ़ लाए। बड़ी देर तक गुफ्तगू होती रही, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब ज़्यादा मुतमईन नहीं गए, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब के अपने कुछ मुतालबात हैं और वो चाहते हैं कि जब तक इसके ऊपर दोनों जो बड़ी पार्टीज़ हैं, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शामिल है, जब तक ये दोनों इन मुतालबात को कबूल नहीं करते, इनके ऊपर वादा नहीं करते, तो उस वक्त तक ये बहुत ज़्यादा इनके साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। मौलाना फजलुर रहमान साहब के 3 बड़े मुतालबात हैं। पहला मुतालबात उनका ये है कि सदारत जो है, यानी मुल्क की सदारत जो है, वो JUIF को मिलनी चाहिए।
वो चाहते हैं कि अगले सदर पाकिस्तान जो वो खुद यानी मौलाना फजलुर रहमान साहब हों, और उनका ख्याल ये है कि पार्टी ये चाहती है। दूसरा वो चाहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा और जो बलूचिस्तान की हुकूमत है वो अगले इलेक्शंस के बाद इनके पास हो, और अगर खैबर पख्तूनख्वा की पूरी हुकूमत मिल जाती है तो फिर वो बलूचिस्तान के अंदर पावर शेयरिंग के लिए भी राज़ी हैं। लेकिन पहले तो उनका ये मुतालबा है कि दोनों जगहों पे इनकी हुकूमत होनी चाहिए। और तीसरी जो है, मौलाना फजलुर रहमान ये चाहते हैं कि इलेक्शन से पहले जो केयर टेकर गवर्नमेंट बनेगी उसके अंदर बाकायदा JUI का हिस्सा हो, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो चीफ मिनिस्टर अभी हैं इनको फ़र्क करके एक JUI का चीफ मिनिस्टर बनाया जाए, और सेम इसी तरह बलूचिस्तान के अंदर भी जो केयर टेकर गवर्नमेंट बने उसके अंदर भी मौलाना का ठीक ठाक हिस्सा हो। तो ये कुछ मुतालबात हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब के, और कुछ वो सीट एडजस्टमेंट भी करना चाहते हैं पंजाब से रिलेटेड खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में, और आसफ अली जरदारी साहब के साथ भी। तो ये उनके मुतालबात हैं, लेकिन सर-ए-दस्त ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये मुतालबात मानने के लिए तैयार है, और ना ही को आसफ अली जरदारी साहब इसके ऊपर कोई जिम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार हैं, जिसकी वजह से मौलाना फजलुर रहमान साहब खासे नाराज़ हैं, और इनका ये कहना है कि मेरे साथ ज़्यादती की गई है, और अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब के मुतालबात ना मानेंगे तो आने वाले दिनों में मेरा ख्याल है मौलाना फजलुर रहमान साहब ठीक ठाक फटा करेंगे। और ये जो फटा है ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों के लिए नुकसानदेह होगा। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब को राज़ी करना इस वक्त मियां नवाज शरीफ और आसफ अली जरदारी दोनों के लिए ज़रूरी है, और अगर ये दोनों ये नहीं करते तो फिर आप अगले एक आध हफ्ते में मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से जो फास्ट बॉलिंग देखेंगे वो पूरे पाकिस्तान को हैरान कर देगी। तो अब हम आजम खान की तरफ आते हैं। आजम खान 4 साल तक इमरान खान साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी याद रखिएगा कि हुकूमत होता है वो सब कुछ ही वो होता है। प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर्स जो होते हैं वो सिर्फ ज़ुबानी होते हैं, उनके ऊपर प्रिंसिपल सेक्रेटरी के दस्तखत होते हैं। तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नमेंट होता है, वो रियासत होता है। तो वो बहुत ज़्यादा इमरान खान साहब के करीब थे, और इमरान खान साहब के तमाम ख्यालात, उनके तमाम मामलात को आज़म खान साहब डील करते थे। बल्कि जब आर्मी के साथ उनके इख्तलाफात पैदा हुए, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के साथ इख्तलाफ पैदा हुए, फिर जनरल फैज़ का इशू हुआ, तो उस वक्त भी आज़म खान साहब मरकज़ में होते थे, बाकायदा एक मरकज़ी किरदार होते थे जिनके ज़रिए मामलात को ठीक किया जाता था। फिर ये भी कहा जाता है कि जो बेगम साहबा के मामलात थे उन्हें भी आज़म खान साहब चलाते थे। तोशा खाने का इशू हो या फिर अल कादर यूनिवर्सिटी का इशू हो, उसमें आज़म खान साहब एक मरकज़ी किरदार अदा किया करते थे। फिर शहजादा अकबर साहब के साथ उनकी दोस्ती होती थी, और वह शहजादा अकबर के साथ मामलात बहुत सारे सॉल्व करते थे, चलाते थे। फिर शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ भी उनके मामलात ठीक थे, और उनकी बुनियादों पर भी बहुत सारे मामलात हुए। जुल्फ़ी बुखारी साहब के साथ भी बहुत सारे मामलात उनके थे। फिर परवेज़ खटक साहब के साथ भी उनके मामलात ठीक थे, और परवेज़ खटक साहब भी हर वक्त प्रिंसिपल सेक्रेटरी के कमरे में बैठे रहते थे, और इन सब का एक नेक्सस था जिसकी वजह से इमरान खान साहब अपनी गवर्नमेंट चला रहे थे। और ये इंफॉर्मेशन भी है कि आज़म खान साहब इमरान खान साहब से भी ज़्यादा तगड़े थे, और उस वक्त वो खुद ही बहुत सारे फैसले कर लेते थे ऐसे कि जिनका इमरान खान साहब को पता ही नहीं होता था, और बाद में इमरान खान साहब को उनकी बेगम ये बताती थी कि ये फ़ैसला मैंने करवाया। और फिर आपको याद होगा कि एक ऑडियो भी निकली थी जिसमें आज़म खान इमरान खान साहब के साथ बैठ के वो जो साइफ़र था उसके बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं, और ये फैसला किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में PTI ने सियासत कैसे करनी है। तो एक 22वें ग्रेड का अफसर जिसे हुकूमत पाकिस्तान ने पाला हो, और वो एक पार्टी के साथ इस तरह अलाइन हो जाए और उनके साथ मिल के पाकिस्तान के अंदर बहुत कुछ कर रहा हो, तो ज़ाहिर है बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं। शायद इसीलिए जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट गई तो आज़म खान साहब को इस्टेब्लिशमेंट ने तलाश करना शुरू कर दी, और आज़म खान साहब उनसे बचने की पूरी कोशिश करते रहे। लेकिन फिर आज़म खान साहब अचानक घर से गायब हो गए, और वो कुछ अर्सा पस मंज़र में रहे। फिर वो अचानक वापस आ गए, और वापस आके अब वो अपने घर में रहना शुरू कर दिया उन्होंने। लेकिन इमरान खान साहब का ये कहना है कि आज़म खान तब्दील हो गया है, और अब ये मेरे ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह बनने के लिए तैयार बैठा है। जो इमरान खान साहब के हलकों से जो इंफॉर्मेशन निकल रही है उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक आज़म खान साहब तोशा खाने के केस में और अल कादर यूनिवर्सिटी के केस में बाकायदा वादा माफ़ गवाह बनने के लिए तैयार है, और अगर ये वादा माफ़ गवाह बन जाते हैं तो फिर इमरान खान साहब का बचना इतना आसान काम नहीं होगा। और आपको याद भी होगा कि 4 जुलाई की रात 12 बजे के बाद चेयरमैन सेनेट जो उस वक्त कायम मकाम प्रेसिडेंट थे उनसे नैब के अंदर कुछ तरामीम करवाई गई, और उन तरामीम में जो एक दिलचस्प बात थी वो ये थी कि जो वादा माफ़ गवाह है उसकी प्रोविज़न रखी गई, और ये रखा गया कि अगर वादा माफ़ गवाह कुछ इंफॉर्मेशन छुपाएगा तो जो उसके साथ एग्रीमेंट किया जाएगा उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, और वादा माफ़ गवाह जो उसकी गवाही से वो फिर नहीं सकेगा। तो ये प्रोविज़न उसके अंदर डाली गई।
तो अब उस प्रोविज़न और आज़म खान से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है उसको सामने रखा जाए। तो ऐसे महसूस होता है कि ये जो एक शिक डाली गई उसका मकसद आज़म खान को वादा माफ़ गवाह बनाना है। और ये जो इंफॉर्मेशन है अब ये पीटीआई के इनर सर्कल से निकल रही है कि आज़म खान जो है उसके साथ हमारा राब्ता मुनक़ता हो चुका है और अब वो दूसरे फरीक के साथ शामिल हो चुका है और आज़म खान किसी वक्त भी वादा माफ़ गवाह बन सकता है। मेरी अपनी इंफॉर्मेशन भी यही है कि आज़म खान साहब जो है अब अपनी जान बचाने के लिए तैयार बैठे हैं और अगर आज़म खान साहब मुशर्रफ बीबी के ख़िलाफ़ और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ गवाही देने के लिए तैयार हो गए तो फिर आपको खुद अंदाज़ा है कि केसेस का क्या बनेगा। तो आने वाले दिन वाकई बड़े इंटरेस्टिंग है जिसमें आज़म खान भी इमरान खान साहब के सामने खड़े होंगे।